हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको अपनी कल इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ेंगे और आज हम अपनी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हम मुग़लों के पतन से शुरू करेंगे, मतलब कि डिक्लाइंस ऑफ मुग़ल। तो 1717 ईस्वी में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तो मुग़लों का डिक्लाइन हमें दिखाई देना शुरू हो गया था। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस औरंगज़ेब की कुछ पॉलिसियाँ और उससे पहले जो राजा थे उनकी कुछ पॉलिसियाँ ही ऐसी थी कि जनता का उन पर से विश्वास उठ गया, और जो उनके आने वाले राजा थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि मुग़लों का राज्य संभाल सके। तो आसपास की जो शक्तियाँ थी, जैसे कि और भी राजा थे जैसे मराठास वगैरह, उन्होंने मुग़लों को डिफीट करना शुरू कर दिया। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मेन कारण थे, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हर चीज़ में हमने कोज और सिग्निफिकेंस देखना, मतलब कि जो मेन कारण थे मुग़लों के डिक्लाइन के वो क्या थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि ये हमारा डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है जो चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है, यहाँ से भी। तो जब औरंगज़ेब आया था तो उसने काफ़ी राज्य को हमारे कैप्चर कर लिया था इंडिया के। वो इस साइड से आया था, मतलब कि वेस्टर्न साइड से आया था, जैसे कि अफ़गानिस्तान से होता हुआ तब इंडिया में एंटर करा। तो जो हमारे राज्य में, जैसे कि इंडिया में जो सिस्टम चला आ रहा था, तो पहले सबसे ऊपर होता था किंग, जो कि राजा होता था, और उसके नीचे होता था वजीर। तो एक राजा के अंडर में केवल एक राज्य तो होता नहीं, काफ़ी सारे राज्य होते हैं जिसको उसके छोटे छोटे राज्य चला रहे होते हैं, जिन्हें हम कहते थे, जो वजीर होता है उसे हम आज की भाषा में पीएम कह सकते हैं। आज वाला पीएम नहीं, क्योंकि उनका टेन्योर फिक्स होता है, उनकी टाइमलाइन जैसे कि 5 साल के लिए फिक्स होती है, इसमें कोई फिक्स नहीं था। तो उसके जो पीएम होता है उसने आगे ही अपने जो गवर्नर रखे हुए थे। तो जो पीएम था उसने आगे गवर्नर रखे हुए थे। ये भी आज के गवर्नर की तरह ही समझ सकते हैं आप, क्योंकि जो गवर्नर होता है वो सेंटर के द्वारा बिठाया गया नामुंदा होता है स्टेट में, जो सेंटर ने बिठाया होता है। तो ये हर स्टेट में एक गवर्नर होता था उनका। तो उन गवर्नरों ने आगे ही एक जागीरदार रखे होते थे अपने। ये होते थे जागीरदार। जागीरदार और मनसबदार, ये दोनों ही टर्म एक ही है। इन्हें कई जगह पर जागीरदार कहा जाता था और कई जगह पर मनसबदार। जो जागीरदार का काम होता था वो रिवेन्यू इकट्ठा करना होता था, मतलब कि टैक्स वगैरह की कलेक्शन करना होता था। जो मेन पोर्शन था वो जागीरदार के हाथ में ही था। जो स्टेट्स थी, उनके छोटे छोटे गांव थे, उनमें जागीरदार रखे हुए थे। जो गवर्नर थे उन्होंने अपने जागीरदार रखे हुए थे। तो इनका काम होता था रिवेन्यू इकट्ठा करना, रिवेन्यू कलेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इनका काम होता था रिवेन्यू कलेक्शन करना। तो ये अगर रिवेन्यू कलेक्शन करते थे तो ये अंडर किसके काम करते थे? गवर्नर के। और गवर्नर किसके काम करता था? अंडर वजीर के। और वजीर को हर बात राजा को बतानी होती थी। मतलब ये एक चेन जुड़ी हुई थी। जैसे कि किंग था, किंग के अंडर आता था वजीर, और वजीर के अंडर आता था गवर्नर, जो कि एक नहीं होता था, काफी जितनी भी स्टेट्स होती थी उसमें अलग अलग गवर्नर होता था। और गवर्नर के अंदर आते थे जागीरदार। तो जो
मेन राज्य को चलाने के लिए रिवेन्यू की जरूरत पड़ती थी, वो इकट्ठा करते थे जागीरदार। तो जागीरदार द्वारा जो रिवेन्यू इकट्ठा किया जाता था उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था उन्हें। तो जो मतलब कि कहा जाता है जो जागीरदार होते थे वो राजा की सेना भी तैयार करते थे, मतलब कि सेना का संरक्षण भी वो करते थे और रिवेन्यू इकट्ठा करते थे जिससे कि पूरा राज्य चलता था। तो जो राजा आप सोच रहे होंगे कि ये जागीरदार रिवेन्यू इकट्ठा करते थे और सेना को कैसे संरक्षण देते थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो ये 3 पार्ट्स था इनके रिवेन्यू का, वो एक पार्ट तो सेना को जाता था जो कि अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाता था। ये 2 काम जागीरदार करते थे। और इनका दूसरा पार्ट था जो वो इनकी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करता था, मतलब कि इनकी अपनी जरूरतों को चेंज करता था। और जो तीसरा पार्ट था वो जाता था राजा के पास सीधा डायरेक्ट। और जो ये जागीरदार थे ये डायरेक्ट राजा के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, ना कि गवर्नर की। बस इनको गवर्नर की निगरानी में रखा जाता था राजा द्वारा। अपॉइंट जो किए जाते थे वो किए जाते थे राजा के द्वारा। तो इनके जो रिवेन्यू इकट्ठा करते थे वो मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स में डिवाइड होते थे। तो आप सोच रहे होंगे कि राजा को क्या जरूरत पड़ी है रिवेन्यू की, कि राजा के पास तो पहले ही बहुत पैसा होता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो ये रिवेन्यू इकट्ठा, जो रिवेन्यू इसका क्या करता था, मतलब कि जो टैक्स वगैरह वो लेता था उसमें से 3 हिस्सों में से एक हिस्सा वो क्या करता था, क्योंकि उसने आगे अपनी कॉलोनियल प्रेजेंस बढ़ानी होती है कॉलोनियल में, कि उसने अपने राज्य को बढ़ाना होता है। बढ़ाने के लिए उसे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, आगे अटैक करने पड़ेंगे। तो अटैक करने पड़ेंगे तो उसके लिए उसको शस्त्रों की लोड़ पड़ेगी, शस्त्रों की लोड़ पड़ेगी तो उसे इनडायरेक्टली पैसे की लोड़ जरूर पड़ेगी। तो मैं आपको बताना तो इसलिए वो ये यूज़ करता था ये सारे रिवेन्यू। तो अब आप सोचेंगे कि राजा को अपना क्षेत्र बढ़ाने की क्या लोड़ पड़ी। पहले के ज़माने में जो अपनी कॉलोनियल प्रेजेंस बढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। आज के ज़माने में कोई कॉलोनियल प्रेजेंस बढ़ाने पे अपना जोर नहीं देता। क्यों नहीं देता आपको मैं बताता हूँ कि आज के ज़माने में कोई अपनी कॉलोनियल प्रेजेंस क्यों नहीं बढ़ाता। उस टाइम क्या होता था, इतनी शिक्षा नहीं होती थी, तो जो राजा था वो अपनी कॉलोनियल प्रेजेंस बढ़ाता था। जो जब ज़्यादा बढ़ाएगा तो उसे ज़्यादा रिवेन्यू आएगा तो उसके कारण उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा और वो अपना प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और जितना वो ज़्यादा अपना प्रेजेंस बढ़ाएगा उतना उसका वर्चस्व बढ़ेगा। तो इसलिए हर कोई राजा अपना कॉलोनियल प्रेजेंस बढ़ाता था। और आज के ज़माने में हम अपनी प्रेजेंस बढ़ा नहीं रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम सशक्त बना रहे हैं, क्योंकि आज की ज़माने में हमारे पास शिक्षा है, हमारे पास साइंटिस्ट है। तो इसलिए आज हम किसी के पर अटैक नहीं करते, हम किसी की ज़मीन छीनते नहीं है, किसी के ऊपर अटैक नहीं करते। आज हम पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर सकते, चाइना पर अटैक नहीं कर सकते। वो इसका कारण ये नहीं है कि हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है। इंटरनेशनल प्रेशर कुछ नहीं होता, ये हम करने को आज भी कर सकते हैं, मगर हमें लोड क्या है, हमें जो रिवेन्यू चाहिए, जो हमने कमाना है वो हम अपने देश में भी कमा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, तो राजा को अपना प्रेजेंस बढ़ानी पड़ती थी। तो इसलिए जब राजा अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर अटैक करता था। अब उसके बाद बात आई कि जब राजा किसी दूसरे देश पर अटैक करता है और उसे जीत लेता है तो उसके क्या राजाओं को मार देता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। जो कई बार होता था मेन राजा को मार देता था, मगर जो उसके वजीर वगैरह होते थे वो उनको अपने पास ही रख लेता था। अपने पास कैसे रखता था? राजा जीती हुई स्टेट्स के वजीर या राजा को अपने वजीर बना लेता था, मतलब कि अपने ही उसमें काम करने रख लेता था, मतलब कि अपने जो उनकी मीटिंग बैठती थी, जो भी थे उनके मंत्रियों में शामिल कर लेता था, तो अपने वजीर बना लेता था जो भी जिनसे वो जीता था। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो वजीर बना लेता था तो ऐसा ही औरंगजेब ने भी किया था।
उनने जितने भी राज्य को जीता उसने अपने वजीर बनाया, जिसमें कि उसके जो इम्पोर्टेंट जो उसके पसंदीदा वजीर थे वो 3 प्रकार के थे, मतलब कि 3 रीजन से ज़्यादा थे, जिनको कहा जाता है ईरानी और तुरानी और हिंदुस्तान। तो जो मुगलों के जो राजा थे उनकी ज़्यादा पसंदीदा यही होती थी, जैसा कि अकबर से का भी आपने सुना होगा, उसको राजपूत बहुत पसंद थे, तो वो हिंदुस्तान में आते थे। ईरानी इसलिए क्योंकि ये वेस्टर्न साइड से आते थे, ईरान वाली साइड से, इसे पर्शियन भी कहा जाता है। और तुरानी होते थे टर्कीज, जो आप देख रहे हैं कि हमारा जो टर्की है, मतलब कि इटली, वहाँ पर टर्क्स एम्पायर होता था, तो ये भी उनके बहुत पसंदीदा थे, ये बहुत चुस्त भी होते थे। और हिंदुस्तानी जो आज के हमारे हैं, मतलब कि हिंदुस्तान में जो रहते थे, ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों ही थे। नॉन मुस्लिम। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमें इतना डीप में जाने की क्या ज़रूरत है, सर हमें ऊपर ऊपर से ही बढ़ा सकते हैं, पर इसका एक रिलेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब जब एक राजा के अंडर इतने वजीर काम कर रहे हैं जो कि अलग अलग रीजन से है, तो वो क्या चाहेंगे कि जो रिवेन्यू इकट्ठा हो रहा है राज्य में वो हमें भी ज़्यादा मिले। तो इसके लिए वो क्या करते थे कि जो ये जो वजीर थे ये अपने पसंदीदा जागीरदार राज्यों में बिठाते थे। ये जो जागीरदार होते थे ये एक राज्य में ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, और इनके अंडर जो गांव है वो एक भी हो सकता है, क्योंकि कोई गांव बड़ा होता था, कोई छोटा होता था, तो कोई गांव बड़ा भी हो सकता था, उनके अंडर कोई एक वजीर जागीरदार के अंडर ज़्यादा भी गांव हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो ये 3 रीजन के जो इनके पसंदीदा वजीर थे वो अपने जागीरदार अपनी मनपसंद के बिठाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अगर ये इन जागीरदार के हाथ में रेवेन्यू कलेक्शन होता था सारा, तो अगर ये अपनी मनपसंदीदा जागीरदार बिठाएंगे तो उनसे इनडायरेक्टली इनको फायदा होगा। तो ये जागीरदार भी, इन जागीरदारों ने क्या किया, इनकी मदद से अपनी प्रेजेंस ले ली यहाँ पर, और ये प्रेजेंस इन्होंने क्या किया, अपने न्यू छोटे छोटे जागीरदार रख लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ जागीरदार और जमींदार में बहुत फर्क है। जागीरदार और जमींदार दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। जागीरदार में क्या होता है कि ये सिर्फ रिवेन्यू कलेक्शन और टैक्स कलेक्शन और आर्मी संभालते थे। जो जमींदार होते हैं वो एक न्यू टर्म है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा 1853 में जमींदार का जो भी इशू हुआ था, वो जो जमींदार है वो जो उनका राइट्स होता है अपनी ज़मीन पर, मतलब कि उनकी जो अपना एक राइट होता है ज़मीन पर, वो अपनी क्रॉप अपने आप उगा सकते हैं, मगर ये अपनी क्रॉप आप नहीं उगाते थे, ये सिर्फ टैक्स कलेक्शन करते थे। तो उन्होंने अपने छोटे छोटे जागीरदार रख लिए जो पहले जागीरदार थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 1707 ईस्वी में, ये डेट आपको थोड़ी सी याद रखनी है, वैसे यूपीएससी में या किसी भी पेपर में डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको डेट ज़्यादा रखनी है कि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो जो कोई अलग ऊपर से जो राजा थे जो औरंगजेब के बाद आए, है नहीं कि ये नहीं है कि औरंगजेब के बाद कोई मुगल आए नहीं, उनके बाद भी आए, बहादुर शाह जफर ऐसे वगैरह कोई इतने आए थे, तो मगर उनमें इतनी पावर नहीं थी कि वो अपने राज्य को संभाल सके। तो जब औरंगजेब की डेथ हुई, वो एक बहुत ही पावरफुल राजा था, तो उसने उनके जो वजीर थे, उनके वजीर में तीनों में आपस में ही भिड़ंत शुरू होगी, मतलब कि वो उनको ये था कि हम इस राज्य पे राज करें और हम इस राज्य पे राज करें। तो जो मैं आपको इधर से इतना सब कुछ टॉपिक समझाने का मेरा मतलब ये था कि
जो डिक्लाइन शुरू हुआ वो यहाँ से शुरू हुआ। जब औरंगजेब की डेथ हुई तो कोई और राजा बनने को तैयार नहीं था, मतलब कि तैयार तो थे मगर तीनों में भिड़ंत हो रही थी। तो ये तीनों का भिड़ना ही एक मुगलों का डिक्लाइन माना जाता है। मेरा मेन पर्पस ये था, मैं आपको डीप में ये समझाना चाहता था। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे पूरे राजा का सिस्टम चल रहा था। तो एक कारण तो ये था कि उनके जो वजीर थे आपस में लड़ने लग गए थे। दूसरा एक कारण आपको यहाँ पर और नजर आ रहा होगा कि जो जागीरदार थे उनके हाथ में सारी पावर थी, उनके हाथ में रेवेन्यू कलेक्शन की पावर थी। मगर मान लो आज के टाइम में जिसके पास पैसा है सारी पावर उसके पास है, तो इनके पास सारी पावर थी। ये अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए जनता पर अत्याचार करते थे, जनता से मतलब कि जबरन टैक्स वसूलते थे अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए। और इनके ऊपर जो कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं था कि आपने जो राजा को इतना कलेक्शन देना ही देना है। राजा अपनी मर्जी से जितने की लोड होती थी वो इनसे लेता था, कई बार तो नहीं भी लेता था। जो ये कलेक्शन आर्मी के लिए मतलब कि जो वार में यूज करता था राजा, वो लेता था, कभी नहीं भी लेता। तो सारा कलेक्शन जागीरदार के पास था। तो जागीरदार जनता को और सप्रेस करते थे। सप्रेस के बाद जब जनता, तुम्हें पता है जब पानी हद से ऊपर चला जाता है तो जनता भी अपने हाथ में मान। तो एक कारण जागीरदार भी था, इसको कहते हैं जागीरदारी क्राइसिस। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दो मेन कारण थे जो कि मुगलों के पतन का कारण बने। उसके बाद मैं आपको और भी तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हमने दो कोर्स पढ़े दोस्तों, तो इसके बाद मैं आपको एक तीसरा कोर्स बताने जा रहा हूँ जो कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रूलर, जो कि जैसे कि औरंगजेब एक बहुत ही मजबूत अच्छा जो कि बहुत बड़ा राजा था, तो उसके बाद कोई ऐसा राजा नहीं आया जो कि मुगलों को संभाल सके, मुगलों का जो शासन था वो संभाल सके। तो तीसरा इसका एक कारण है कि जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई नो स्ट्रॉन्ग रूलर आफ्टर दी डेथ ऑफ औरंगजेब। तो एक तीसरा कारण ये। उसके बाद जो एक और बहुत बड़ा कारण है इसका कि जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही नहीं, उससे पहले भी जो मुगल के एम्पायर जो राजा थे वो जैसे कि उनका मेन फोकस खेती पर होता था, मतलब कि खेती से ही उनका रिवेन्यू आता था। जो यहाँ पर इन राज्यों में खेती हो रही है, इन राज्यों में खेती हो रही है, मतलब कि एग्रीकल्चर हो रही है, उनसे ही रिवेन्यू आता था और इसके अलावा कोई उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो उन्होंने अपनी रिवेन्यू बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों पर तो अटैक करे, उससे रिवेन्यू बढ़ाना चाहा, परंतु उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर पर कभी उन्होंने रिफॉर्म नहीं करे। उन्होंने कभी भी अपनी एग्रीकल्चर पर रिफॉर्म ही नहीं करे। तो लैक ऑफ रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर। जैसा कि आप देख सकते हो कि हम किसी आज के युग में हम क्या करते हैं, अपनी एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बल्कि हम किसी दूसरे देश पर अटैक करने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो चौथा कारण है लैक ऑफ रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। उसके बाद एक और मैं आपको बहुत बड़ा कारण बताता हूँ, जैसे कि एग्रीकल्चर में भी उन्होंने कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करी और इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं करा। इसी प्रकार जो उनकी आर्मी आ रही थी, जो आर्मी जिसके साथ वो इतनी लड़ाइयाँ लड़ते थे, तो जो उन्होंने अपनी आर्मी में भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि
बस वो पहले ही जो भाले कृपाण और वो घुड़सवारी हाथी सवारी बस इस पर ही फोकस करते थे। बल्कि जो इनके बाद ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने अपनी जो आर्मी को अपनी आर्मी को राइफल्स वगैरह दी हुई थी। तो एक पांचवा इसका बहुत बड़ा कारण है कि अपनी आर्मी में रिफॉर्म्स इन आर्मी आर नॉट अवेलेबल। आर्मी बाय न्यू टेक्नोलॉजीज। एक पांचवा इसका बहुत बड़ा कारण ये है। उसके बाद एक जो उनका और भी मेजर कारण था, जैसे कि औरंगजेब क्या, और आपने देखा होगा जोधा अकबर, किसी ने मूवी देखी होगी तो उसमें एक जो कारण था कि जो हिंदुओं की तीर्थ यात्रा होती थी उस पर मुगल्स टैक्स लगाते थे, जिसे जजिया कर के नाम से आपने सुना होगा, जजिया कर। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना था कि टैक्स ऑन अदर्स रिलीजन्स। लाइक जजिया का, इसको आप जजिया ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे जजिया टैक्स। तो एक छठवां ये बहुत बड़ा कारण था। उसके बाद एक और मैं आपको एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ कि जो एक बहुत बड़ा कारण उनका ये भी था कि एक तो उन्होंने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म नहीं किए, और दूसरा सातवां बड़ा कारण है इसका कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका सातवां बड़ा कारण एक ये भी था कि जो आर्मी थी उसमें तो रिफॉर्म नहीं हुए और एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म नहीं हुए। तो इसका सातवां एक बड़ा कारण ये भी था कि जो जैसे कि मुगलों के टाइम पर, जैसे आप देख सकते हैं, औरंगजेब ने 1658 ईस्वी से 1707 तक शासन किया। इस टाइम ड्यूरेशन में लगभग 50 साल में औरंगजेब में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, कितनी बैटल करी है, लगातार उसने बैटल करी है, और कितने छोटे बड़े राजाओं को हराया है। तो इसमें उसकी आर्मी जो थी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रह चुकी थी एंड में कि वो आगे लड़ सके, और इससे उसको जो इकोनॉमिक जो नुकसान हुआ था, मतलब कि उसका जो सेना को नुकसान हुआ था वो भी पूरा नहीं हो पाया था। तो इसका एक बड़ा कारण है ये भी है कि लगभग उसने इन 50 साल में पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया था। जो इंडिया पर कब्जा कर लिया था उसके रास्ते में आने वाली कोई बड़ी ताकतें भी थी, जैसे कि मराठा। जब वो मराठा से लड़ा था तो उसके जो उसकी आर्मी को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इसका एक बड़ा कारण ये भी था इनके डिक्लाइन का कि जो उनके रास्ते में बड़ी शक्तियाँ आई थी ना, जैसे डेकन्स। तो ये सातवां बड़ा कारण ये बना उनका। इसको आप लिख सकते हैं लाइक डेकन्स, डेक्कन रीजन, Marathas are a very big threat
टू मुगल। सात सात कोज मैंने आपको बताया है। इसके अलावा एक और मैं कोज आपको बताता हूँ, ये लास्ट है। उसके बाद जो आठवां लास्ट कोज है जो कि आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जैसे कि जो जागीरदारी थे, जागीरदार की वजह से आर्मी के अंदर एक करप्शन पैदा होगी। मतलब करप्शन वो अपने जो आर्मी के अंदर अपना जो पैसा खर्च करते थे, उसके कारण जो आर्मी के मेजर जनरल जो भी थे उनके बीच में जिनको वो ज़्यादा पैसा देते थे वो उनके और रहते थे, जिनको कम पैसा देते थे वो उनके खिलाफ हो जाते थे। तो इसका कारण एक ये बना जागीरदारी, जागीरदार जागीरदार विल क्रिएट करप्शन इन आर्मी। तो दोस्तों ये मेन बड़े 8 कारण थे जो मैंने आपको बताया है कि जो मुगलों के पतन से पतन के लिए जो मेन पॉइंट है ये है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अब आपने सारे कारण तो कर लिए, तो इसके बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। क्वेश्चन आता है, जैसे आपको क्वेश्चन आया कि इन 17 और 18 सेंचुरी इंडिया मुगल्स एम्पायर आर फील टू डिक्लाइन, मतलब कि मुगल्स आर सीन टू डिक्लाइन। तो जो उनका पतन दिखना शुरू हो गया था, तो उसके फैक्टर क्या है, उसके फैक्टर क्या है कि किन फैक्टरों के कारण ये इनका पतन दिखना शुरू हो गया था। तो आपको पॉइंट्स तो पता है, सबको पता होते हैं, जो भी पढ़ के आए, अगर मेंस कोई देने आया है, यूपीएससी का मेंस देने आया है या बीपीएस का मेंस देने आया है, तो उनको फैक्टर्स तो पता होते हैं। पता तो सबको है, सब पढ़ के रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्री क्लियर करा है, इसका मतलब उन्होंने पढ़ा भी है और मेंस में वो तभी पहुंचे। तो वो मेंस में जब वो क्वेश्चन लिखते हैं तो कैसे ही, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो उसको आपने लिखना कैसे, सबको फैक्टर पता होते हैं। सब क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको एक पॉइंट आपको बताया, आप वैसे ही सारे पॉइंट लिख दो, मगर नहीं, इसको भी स्मार्ट व्यू से एक प्रेजेंट करना होता है जिससे कि एग्जामिनर को अच्छा लगे भी कैसे मैं ये बच्चे ने क्वेश्चन प्रिपेयर किया है और वो मेरे सामने कैसे प्रेजेंट कर रहा है। तो जो हम बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको कि जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन का वो कैसे देना है। वो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में उसने ये पूछा कि आपको 17वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के अंत में आपको मुगलों का पतन दिखाई देना शुरू हो गया था, तो इसका मेन फैक्टर क्या है, उसके मेन कारण क्या है। मैं इनडायरेक्टली वो आपसे कोज ही पूछ रहा है, तो कोज पूछ रहा है तो हम कैसे, मैं आपको बताता हूँ अपने क्वेश्चन को डिजाइन कैसे करना है। तो कोजेज ऑफ डिक्लाइंस ऑफ मुगल, तो एक ये बड़ी, पहले तो आपने बता देना है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही जो मुगलों का पतन था वो दिखाई देना शुरू हो गया था। तो उसके जो मेन कारण है वो इस प्रकार है, वो आपने देना है, पहला हेडिंग देना है पॉलिटिकल कॉज। इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पॉलिटिकल कॉजेज, दूसरा इकोनॉमिक कॉजेज, मतलब कि राजनीतिक कारण क्या थे, उसके बाद जो आर्थिक कारण मतलब इकोनॉमिक, उसके बाद आ जाएगा कि जो आर्मी से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड कॉजेज, रिलेटेड टू आर्मी कॉज, और जो लास्ट आएगा सम सोशियोलॉजीज, सम सोशियो रिलीजियस कॉजेज।
तो ये 4 जो मैंने आपको पॉइंट दिए, इसमें अपने को आपने पहले हेडिंग देनी है कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल, उसके बाद पॉलिटिकल कॉजेज। ऐसे अपने आंसर को अगर आप सजाएंगे तो एग्जामिनर को देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। पहले अपने पॉलिटिकल कॉजेज, उसमें आपको जो मैंने 8 पॉइंट बताया है उसमें से मैं आपको बताऊंगा जो 8 पॉइंट में से कौन से 2 जो कारण है पॉलिटिकल कॉजेज में आएंगे। सबसे पहला तो आएगा कि जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर वहां पर नहीं था, उसके कारण उनका जो पतन शुरू हो गया, पहला कारण वो आएगा। दूसरा कारण जो पॉलिटिकल कॉजेज में आएगा कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो उनके वजीर थे, जैसे कि तुर्की, ईरानी और हिंदुस्तानी, तो उनमें जो फैक्शन स्टार्ट हो गई थी, मतलब कि उनमें झड़प स्टार्ट हो गई थी। दूसरा पॉलिटिकल कारण ये आएगा जो मैंने आपको बताया। इकोनॉमिक कारण में क्या आएंगे? इकोनॉमिक कारण में ये आएगा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जागीरदारी क्राइसिस सबसे बड़ा इकोनॉमिक कारण था, क्योंकि उसके कारण ही जो जागीरदार फलना फूलना शुरू हो गए थे और उन्होंने न्यू जागीरदार को जन्म दिया और उनके कारण दोनों में झड़प होनी शुरू होगी। तो इकोनॉमिक कारण में ये आएगा। उसके बाद जो इकोनॉमिक कारण आएगा सबसे बड़ा कि एग्रीकल्चर पे उन्होंने फोकस नहीं दिया, जो मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म नहीं लाए। 2 इकोनॉमिक कारण हो गए। तो तीसरा इसका एक इकोनॉमिक कारण हो रहा है कि जो रिवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स थे ना, जो तो वो जो दोनों ही किसके हाथ में थे? एक तो रिवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स जागीरदार के हाथ में थे और दूसरा आर्मी भी उनके हाथ में ही थी। तो ये हो गए 3 कारण इकोनॉमिक। उसके बाद आर्मी से रिलेटेड क्या कॉज आएंगे? आर्मी से रिलेटेड मैंने एक आपको कॉज बताया कि जिसमें कि आर्मी के ऊपर उन्होंने कोई न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल नहीं किया, जिसके कारण उनकी आर्मी सप्रेस होनी शुरू हो गई। और इसका एक और जो आर्मी से रिलेटेड है कि जो बड़े लंबे टाइम से लगभग 50 साल से वो लड़ते आ रहे थे लड़ाइयाँ, तो उनकी आर्मी कमजोर पड़ना शुरू होगी। ये 2 कारण मेन आर्मी से रिलेटेड आएंगे। और उसके बाद जो लास्ट कारण है, जो सोशल रिलीजियस जो कोज है, वो कि जो मैंने आपको जजिया कर वाला बताया था। जजिया कर जो कि हिंदुओं पर और भी धर्मों पर जो अपनी तीर्थ यात्रा करने पर टैक्स लगाया जाता था, उसके लिए वो जो मैंने कोज बताया था वो कोज सोशल रिलीजन। तो मैंने ये आपको बताया कि ये आपने आंसर को अपने डिज़ाइन कैसे करना है। तो इस प्रकार आप जो डिज़ाइन करेंगे, ये मैंने एग्जांपल दिया है, कोई ऐसे क्वेश्चन बनाकर बताया, मगर आते नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, तो आपको बताया कि कैसे डिज़ाइन करना है अपने को। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आता है? अब चलो अब ये वाला कोर्स ले लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि जो अंग्रेजों के पतन का कारण जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे जजिया कर, उसके साथ एक और 2 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको उसमें से पता लग जाएगा जजिया कर को देखते हुए, या तो या वो लिख देंगे कि ये टैक्स था जो कि क्योंकि यूपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला तो वो नाम लिख देंगे जजिया कर, या फिर वो लिख देंगे स्टेटमेंट में कि जो ये टैक्स लगाया जाता था दूसरे राज्यों की, उसमें दूसरे धर्मों के जो वो यात्रा करते थे उसके ऊपर। तो ऐसे पॉइंट बन के क्वेश्चन आता है। तो जो दूसरा पॉइंट होएगा वो ऐसे दिखा देंगे आपको कि जो इनके धर्म के लोग थे, मुसलमान लोग थे, क्योंकि ज़्यादातर मुगल्स मुसलमान ही थे, तो मुसलमान लोग थे वो दूसरे लोगों के धर्मों के लोगों को मारते पीटते थे। ये दूसरा पॉइंट जो उन्होंने दिया वो गलत है, वो इस कोज में नहीं आएगा, क्योंकि जो पहला पॉइंट है ये एक जो सेटिस्फैक्टरी पॉइंट है कि जिससे जनता परेशान थी, वो पॉइंट जरूर आएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो जजिया कर वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इसमें जब ये 2 पॉइंट उन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए, तो आपको जो क्वेश्चन थे A 1 ओनली, B 2 ओनली और C बोथ 1 and 2, D नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो आंसर इस क्वेश्चन का आएगा वो A आएगा, क्योंकि जजिया कर वाला जो आएगा वो क्वेश्चन ठीक है। तो आज की हम क्लास अपनी यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। आपको समझ आई हो, जैसे ये लेक्चर मैंने बनाया है आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। तो जैसे आपको समझ आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बाकी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।